नमस्कार बच्चों, मैं चंद्रेश्वरी पांडे, सहायक अध्यापिका, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बेलटिकरा पनियरा महाराजगंज से माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित भूगोल की वर्चुअल क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम कक्षा 11 विषय भूगोल के अध्याय 16 जैव विविधता एवं संरक्षण के भाग 2 का अध्ययन करेंगे। बच्चों, आगे बढ़ने से पूर्व हम एक बार पुनः याद कर लें कि हमने पिछले भाग में क्या पढ़ा था। पिछले भाग में हमने जैव विविधता से परिचय प्राप्त किया था और उसके विभिन्न स्तरों के बारे में जाना था। आज के इस भाग में हम जैव विविधता के महत्व को समझेंगे, जैव विविधता के ह्रास के बारे में जानेंगे और उसके संरक्षण के विभिन्न उपायों की चर्चा करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जैव विविधता का महत्व। बच्चों, जैव विविधता ने मानव संस्कृति के विकास में बहुत योगदान दिया है। इसी प्रकार मानव समुदायों ने भी विभिन्न स्तर पर जैव विविधता को बनाए रखने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। बच्चों, आगे बढ़ने से पूर्व एक बार हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो प्रजातियां या जैव विविधता है, ये हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है। मान लेते हैं कि पश्चिमी घाट पे जो वृक्षों पर मेढक पाए जाते हैं, यदि वो विलुप्त हो जाएं, या पृथ्वी पर जो 20,000 प्रकार की चींटियां पाई जाती हैं, उनकी जगह 15,000 प्रकार की पाई जाएं, तो इनसे हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा। तो बच्चों, इसका कोई सीधा सा उत्तर नहीं है। आइए इसे हम एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। बच्चों, आप एक वायुयान की कल्पना कीजिए और आप मान सकते हैं कि इस वायुयान के निर्माण में बहुत सारे रिवेट या कीलक लगे होंगे। अब इस वायुयान को हम पारितंत्र मान लें या पूरी पृथ्वी मान लें, और इन रिवेटों यानी कीलकों को हम प्रजातियां मान लें। अब बच्चों, वायुयान से यात्रा करने वाले जो यात्री होते हैं, मान लीजिए एक बार में 300 यात्री यात्रा कर रहे हैं और वो लौटते समय वायुयान से एक एक कीलक निकालकर अपने साथ लेते जाएं, तो क्या होगा। हो सकता है इसका कोई खतरनाक प्रभाव हमें तुरंत दिखाई ना दे, परंतु 2 बार 4 बार यदि लगातार ऐसा होता रहा तो अवश्य ही इसका खतरनाक परिणाम हमें दृष्टिगोचर होगा। इसी प्रकार प्रजातियों के विनष्ट होने से भी खतरनाक परिणाम समय के साथ दिखाई देते हैं। अब यह भी आवश्यक है बच्चों कि रिवेट या कीलक जो निकाला गया है वो कहाँ से निकाला गया है। जैसे अगर आप सीट का कीलक निकालें तो उससे कम प्रभाव होगा, और अगर आप इंजन से कीलक निकाल दें तो जाहिर है उसका प्रभाव ज़्यादा होगा। इसी प्रकार सामान्य प्रजाति के नष्ट होने से प्रभाव थोड़ा कम पड़ता है और मुख्य प्रजातियों के विनष्ट होने का प्रभाव ज़्यादा और खतरनाक होता है। तो अब तो आप ये समझ गए कि प्रजातियों का हमारे जीवन या मानव जीवन में क्या महत्व है। अब आगे चलते हैं और देखते हैं कि प्रजातियां हमारे जीवन में किस प्रकार का महत्व रखती हैं। जैव विविधता की प्रमुख भूमिकाओं को हम निम्न शीर्षकों के अंतर्गत पढ़ सकते हैं। पहला, जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका। दूसरा, जैव विविधता की आर्थिक भूमिका। और तीसरा, जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका। तो शुरुआत करते हैं बच्चों जैव विविधता की पारिस्थितिकीय भूमिका से। बच्चों, पारितंत्र में विभिन्न जो प्रजातियां होती हैं वो कोई ना कोई क्रिया अवश्य करती हैं, और पारितंत्र में कोई भी प्रजाति बिना कारण ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना विकसित हो सकती है, और ना ही बनी रह सकती है। और प्रत्येक जीव अपनी ज़रूरत पूरा करने के साथ साथ दूसरे जीवों को पनपने में भी सहयोग प्रदान करता है। आइए देखते हैं कि प्रजातियां पारितंत्र में क्या भूमिकाएं अदा करती हैं। जैव विविधता या प्रजातियां प्रकृति के संतुलन में मदद करती हैं, फिर ये जलवायु के नियंत्रण में सहायता करती हैं, मृत जीवों के अपघटन में मदद करती हैं, प्रजातियां पदार्थों का उत्पादन और विघटन करती हैं, जल चक्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, पोषक तत्वों के चक्र को बनाए रखने में मदद करती हैं, प्रदूषण को नियंत्रित रखने में मदद करती हैं, मृदा के अपरदन को रोकती हैं,
और नीम ऑयल स्प्रे के द्वारा कीटों पर नियंत्रण रखने में भी मदद करती हैं। इसी के साथ ये मृदा की उत्पादकता को भी बढ़ाती हैं। आपने अवश्य देखा होगा मटर कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटी छोटी गांठें होती हैं, उनमें कुछ ऐसे जीव निवास करते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को मृदा में स्थिर करते हैं और भूमि की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। तो इस प्रकार हमने जाना कि प्रजातियां या जैव विविधता हमारे पारितंत्र के लिए किस प्रकार उपयोगी हैं। आइए आगे बढ़ने के क्रम में जैव विविधता की आर्थिक भूमिका पर दृष्टि डालते हैं। बच्चों, जैव विविधता एक अमूल्य स्रोत है। मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक और प्रतिदिन सुबह से लेकर शाम तक हर उपयोगी जो वस्तु हम प्रयोग करते हैं वो या तो पेड़ पौधों या जीव जंतुओं द्वारा प्रदत्त की जाती है। भोजन, फल फूल, सब्जी से लेकर हर औषधि, लकड़ी, चारा सब कुछ हमें जीवों से ही प्राप्त होता है। आइए देखते हैं कि प्रजातियों से हमें क्या क्या प्राप्त होता है। जैव विविधता से हमें भोज्य पदार्थ प्राप्त होते हैं, वस्त्र जैसे रेशम और सूती वस्त्र, इससे हमें इमारती लकड़ी प्राप्त होती है, इससे हम पशुचारा प्राप्त करते हैं। विभिन्न पौधों का उपयोग सौंदर्य प्रसाधन के निर्माण में किया जाता है, इसका प्रयोग हम पशुधन संसाधन के रूप में करते हैं, इससे हमें अन्य उत्पाद मिलते हैं जैसे शहद, लाख आदि। इसका उपयोग हम पारिस्थितिक मित्र पर्यटन या इको टूरिज्म के रूप में कर सकते हैं। इससे हमें विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल मिलता है और विभिन्न औषधियों में पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि जैव विविधता का आर्थिक महत्व हमारे लिए क्या है। आइए बच्चों, अब जानते हैं कि जैव विविधता की वैज्ञानिक भूमिका क्या है। जैव विविधता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें संकेत देती है कि जीवन का विकास किस प्रकार हुआ और यह आगे कैसे विकसित होगा। प्रकृति अध्ययन के लिए सबसे उत्तम प्रयोगशाला है। शिक्षा और प्रसार कार्यों का विकास प्रकृति एवं जैव विविधता से ही संभव है। बच्चों, जियो और जीने दो। हमें यह समझना होगा कि हमारे साथ साथ सभी प्रजातियों को जीवित रहने का और फलने फूलने का पूरा अधिकार है। प्रजातियों को स्वेच्छा से विलुप्त करना नैतिक रूप से गलत है। आइए बच्चों आगे चलते हैं और जैव विविधता के ह्रास के बारे में जानते हैं। पृथ्वी पर उपस्थित जैव विविधता जो आज उपस्थित है ये लगभग 400 करोड़ वर्षों के विकास का परिणाम है और आज पृथ्वी पर जो उपस्थित जैव विविधता है वो पूर्व में उपस्थित जैव विविधता का सिर्फ 1% है। 99% प्रजातियां तब से अब तक विलुप्त हो चुकी हैं। पृथ्वी के इतिहास में 5 बड़ी विलुप्ति लहरों ने पहले ही दुनिया की बहुत सी प्रजातियों को नष्ट कर दिया, जिसमें छिपकली परिवार के विशालकाय डायनासोर भी शामिल हैं। इन सभी 5 विलुप्ति लहरों का कारण जो था वो प्राकृतिक था, लेकिन 6वीं विलुप्ति का जो वर्तमान दौर है वो मानव की विध्वंसक गतिविधियां हैं। आइए इनके बारे में जानते हैं। जीव प्रजातियों की विलुप्ति का प्राकृतिक कारण यानी प्राकृतिक विलुप्ति 5 विलुप्ति लहरें। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि इतिहास में, पृथ्वी के इतिहास में कुछ उल्कापिंड ऐसे बड़े गिरे होंगे जिससे वहाँ की स्थानीय प्रजातियां विलुप्त हो गई होंगी। फिर आता है महाद्वीपीय अपवहन। बच्चों, पृथ्वी की भूपटल की प्लेटों के आपस में टकराने से इतिहास में कई बार महाद्वीपीय अपवहन हुआ है, जिसके कारण बहुत सी जीवों की प्रजातियां विनष्ट हुई हैं। इसी प्रकार ज्वालामुखी उद्भेदन के द्वारा भी स्थानीय प्रजातियां विनष्ट हुई होंगी। दलदल के निर्माण से ऐसा माना गया है कि पूरे के पूरे जंगल दलदलों में समा जाते थे और आज जो हम कोयले की खदानें देखते हैं वो तभी के अवशेष हैं।
फिर आता है परभक्षण। परभक्षण क्या होता है बच्चों? इसमें एक जीव दूसरे जीव का भक्षण करता है। इसके द्वारा कैसे विलुप्ति हुई, इसे आइए आगे समझते हैं। बच्चों, निम्न वर्गीय जो स्तनी प्राणी हैं जैसे एकिडना, डक बिल्ड प्लैटिपस, कंगारू, ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। पहले ये पूरे विश्व में सर्वत्र पाए जाते थे, लेकिन जब उच्च वर्गीय स्तनधारियों का विकास हुआ तो उसमें कुछ ऐसे मांसाहारी जीवों का विकास हुआ जिन्होंने इनका भक्षण शुरू कर दिया। लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया मुख्य भाग से अलग हो चुका था, इसलिए अभी भी यहाँ पे निम्न वर्गीय स्तनी पाए जाते हैं और पूरे विश्व में ये कहीं भी नहीं पाए जाते। आइए बच्चों आगे चलते हैं और जीव प्रजातियों की अप्राकृतिक विलुप्ति यानी मानवीय कारण, छठवीं विलुप्ति लहर। बच्चों, यहाँ पर क्या विशिष्ट है कि विलोपन की जो दर है वो पूर्व की अपेक्षा 100 से 1000 गुना अधिक तीव्र है। आइए इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, आज के समय में जैव विविधता का सबसे बड़ा शत्रु मानव स्वयं ही बन गया है। मानव हमेशा से भोजन और आवास के लिए प्रकृति पर निर्भर था, लेकिन जब आवश्यकता लालच में परिवर्तित हो जाती है तो उसकी पूर्ति कर पाना प्रकृति के लिए संभव नहीं होता। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में ब्रोंक्स चिड़ियाघर में एक दर्पण लगाया गया है जिसके ऊपर यह लिखा है कि आप विश्व के सबसे खतरनाक और विध्वंसक प्राणी को देख रहे हैं। और आज के परिदृश्य में बच्चों ये बिल्कुल सच प्रतीत होता है। बच्चों, प्रकृति मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम है, परंतु ये मनुष्य के लालच को कभी तृप्त नहीं कर सकती। आइए देखते हैं कि जैव विविधता के ह्रास के मुख्य कारण क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कीटनाशक और अन्य प्रदूषक। कीटनाशकों और प्रदूषकों का प्रभाव प्रजातियों पर पड़ता है, जैसा कि अभी आपने विशाखापट्टनम वाली घटना में देखा था। वहाँ पे विषाक्त गैस से बहुत से जीव जंतुओं और पौधों को बहुत भारी क्षति पहुंची थी। इसी प्रकार दूसरा है विदेशज प्रजातियां। बच्चों, बहुत सी प्रजातियों को जाने अनजाने किसी भी उद्देश्य से बाहर से अपने देश में लाया जाता है, तो उनमें से कुछ क्या करती हैं, आक्रामक हो जाती हैं और स्थानीय प्रजातियों के लिए खतरा उत्पन्न करने लगती हैं। जैसे जो नील नदी में नाइल पर्च नाम की मछलियां पाई जाती हैं, जब उनको विक्टोरिया फॉल में डाला गया तो उन्होंने सिल्चिड मछलियों के ऊपर खतरा उत्पन्न किया। इसी प्रकार अमेरिकन कैटफिश को भारत में मछली पालन के उद्देश्य से लाया गया था, लेकिन वो देशी कैटफिश के ऊपर खतरा उत्पन्न करने लगी। इसी प्रकार लैंटाना, सेल्विनिया, ये ऐसी खरपतवार हैं जो जहाँ कहीं भी उगती हैं वहाँ पे स्थानीय प्रजातियों को पनपने नहीं देती। इसी प्रकार अधिशोषण। बच्चों, मनुष्य हमेशा से ही अपनी ज़रूरतों के लिए प्रकृति पर निर्भर रहा है, लेकिन जब आवश्यकता, जैसे मैंने पहले कहा, जब आवश्यकता लालच में बदल जाती है तब संसाधनों का अधिशोषण शुरू होता है। इसी प्रकार आवास विनाश। बच्चों, एक समय था जब उष्णकटिबंधीय वर्षावन पृथ्वी के 14% क्षेत्र में पाए जाते थे। अब ये लगभग 6% क्षेत्र में ही बचे हैं। बच्चों, ये वन, अमेज़न वन, इतने विशालकाय हैं कि इन्हें पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पूरे ऑक्सीजन का लगभग 20% पृथ्वी को इन अमेज़न वर्षावनों से ही मिलता है। ये दो प्रकार से मदद करते हैं, एक तो ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और दूसरा हरित प्रभाव वाली गैस कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं और वैश्विक तापन को घटाने में मदद प्रदान करते हैं। बच्चों, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अमेज़न वन इतनी तीव्रता से घट रहे हैं कि जब तक आप ये वीडियो देखेंगे तब तक हजारों हेक्टेयर वर्षावन समाप्त हो चुके होंगे। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और अन्य घटनाओं को देखते हैं जिनसे जैव विविधता का ह्रास होता है, जैसे प्राकृतिक घटनाएं। बच्चों, आपको अभी याद ही होगा, हाल में अमेज़न वनों में आग लगी थी जिससे
तमाम जैव विविधता को व्यापक क्षति पहुंची थी। कम फसलों का उपयोग। बच्चों, लगभग 1650 उष्णकटिबंधीय फसलें ऐसी पाई गई हैं, उनको ऐसा जाना गया है जिनका उपयोग भोज्य पदार्थ के रूप में किया जा सकता है, लेकिन अभी हम 30 फसलों पर निर्भर करते हैं। यदि इन सभी फसलों को उगाया जाने लगे तो 30 फसलों पर निर्भरता भी कम हो जाएगी और जैव विविधता भी बढ़ जाएगी। इसी प्रकार बच्चों, उन्नत फसलों का प्रयोग। जब बाजार में उन्नत फसल आती है जिसके विशिष्ट गुण होते हैं तो किसान उनका चुनाव करते हैं। इससे जो हमारी देसी किस्में हैं उनके विनष्ट होने का खतरा बढ़ जाता है। इस प्रकार अवैध शिकार है। बच्चों, अनेक मूल्यवान वस्तुओं के लिए जंतुओं का अवैध शिकार किया जाता है, जैसे मिंक, चीता, बाघ, गैंडा, मगरमच्छ, तेंदुआ, कृष्ण मृग आदि का। हाथी का शिकार उसके दांतों के लिए किया जाता है। कस्तूरी मृग का शिकार उसकी कस्तूरी के लिए किया जाता है। आइए बच्चों आगे चलते हैं। मानव के उपरोक्त क्रियाकलापों के कारण संसार भर में इधर 2 से 3 सदियों में सैकड़ों प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। एक उदाहरण देखिए, अकेले मॉरिशस में पाया जाने वाला पक्षी डोडो, इसकी पूरी आबादी को इसके स्वादिष्ट मांस के लिए लोगों ने 17वीं सदी में ही समाप्त कर दिया और ये अब नहीं पाए जाते। आइए बच्चों आगे चलते हैं। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN ने संकटापन्न पौधों और जीवों की प्रजातियों को उनके संरक्षण के उद्देश्य से 3 भागों में विभाजित किया है। पहला, संकटापन्न प्रजातियां, सुभेद्य प्रजातियां और दुर्लभ प्रजातियां हैं। आगे चलते हैं और इनके बारे में एक एक करके जानते हैं। सबसे पहले संकटापन्न प्रजातियां। वे सभी प्रजातियां जिनके विलुप्त हो जाने का खतरा है संकटापन्न प्रजातियां कहलाती हैं। IUCN विश्व की सभी संकटापन्न प्रजातियों के बारे में रेड लिस्ट नाम से एक सूचना प्रकाशित करता है। आइए विश्व की कुछ संकटापन्न प्रजातियों को देखते हैं। ब्लैक राइनो, साओला, सुमात्रा हाथी, घटपर्णी, जेलीफिश पेड़, पश्चिमी भूमिगत ऑर्किड, लाल पांडा आदि विश्व की मुख्य संकटापन्न प्रजातियां हैं। आइए भारत की कुछ संकटापन्न प्रजातियों को देखते हैं। इनमें है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, गुलाबी सिर वाली बतख, अन्नामलाई फ्लाइंग फ्रॉग, हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन, हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ, लॉयन टेल्ड मकाऊ, कश्मीर स्टैग, ये भारत में पाई जाने वाली संकटापन्न प्रजातियां हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सुभेद्य प्रजातियां क्या हैं। इनमें वे प्रजातियां सम्मिलित हैं जिन्हें यदि संरक्षित नहीं किया गया या उनके विलुप्त होने में सहायक कारक यदि नहीं हटाए गए तो उनके विलुप्त होने का खतरा है। आइए देखते हैं ऐसी प्रजातियां विश्व में कौन सी हैं। टमाटर मेढक, ध्रुवीय भालू, नीले सिर वाला तोता, हम्बोल्ट पेंगुइन, चीता आदि। इसी प्रकार भारत में पाई जाने वाली कुछ सुभेद्य प्रजातियां हैं। याक, आवनूस, धूमिल तेंदुआ, जंगलकी धब्बों वाली बिल्ली, संगमरमर बिल्ली, बारासिंगा, नीलगिरी मार्टन आदि। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दुर्लभ प्रजातियां क्या होती हैं। संसार में इन प्रजातियों की संख्या बहुत कम होती है। यह प्रजातियां कुछ स्थानों पर ही सीमित होती हैं या बड़े क्षेत्र में विरल रूप में बिखरी हुई पाई जाती हैं। आइए कुछ विश्व की दुर्लभ प्रजातियों को देखते हैं। पहला है जिराफ वीविल। इसका यह नाम इसलिए पड़ा, जैसे इस जिराफ की गर्दन लंबी होती है वैसे ही आप देखिए तो इसकी गर्दन भी लंबी होती है। इंद्री, पैंथर गिरगिट, विशाल ऊद, स्पाइडर मंकी, हैनान गिब्बन आदि। आगे बढ़ते हैं और भारत की कुछ दुर्लभ प्रजातियों को देखते हैं। इनमें है जंगली भैंसा, नीलगिरी तहर, भारतीय गिद्ध, एशियाई शेर, हिम तेंदुआ आदि।
अब देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जा सकते हैं वैश्विक स्तर पर, देश के स्तर पर और हमारे स्तर पर। बच्चों, मानव के अस्तित्व के लिए जैव विविधता अति आवश्यक है। जीवन का हर रूप एक दूसरे से इतना निर्भर है कि एक प्रजाति पर जब संकट आता है तो दूसरी पर भी खतरा मंडराने लगता है और उसमें असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यदि पौधों या जंतुओं की प्रजाति संकटापन्न होती है तो इससे पर्यावरण में गिरावट आती है और अंततोगत्वा मनुष्य का अपना खुद का अस्तित्व ही संकट में आ जाता है। बच्चों, यदि मनुष्य की विध्वंसकारी गतिविधियां ऐसे ही चलती रहीं तो बहुत संभव है कि हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए ये भविष्य छोड़कर जाएं। यदि हम ऐसा नहीं चाहते हैं तो हमें जैव विविधता के संरक्षण के लिए सोचना होगा और उसके लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे। तो आइए जानते हैं कि विश्व स्तर पर इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं। बच्चों, पूर्व की वीडियो में हमने यह जाना था कि जैव विविधता का प्रसार पूरी पृथ्वी पर एक समान नहीं है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जैव विविधता ज्यादा पाई जाती है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में 12 ऐसे देश हैं जहां पर जैव विविधता का बाहुल्य है और उन्हें महाविविधता केंद्र कहते हैं। उनमें है भारत, मैक्सिको, इक्वेडोर, ब्राजील, इंडोनेशिया, चीन, मलेशिया, कोलंबिया, पेरू, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। बच्चों, विश्व स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन सन 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में किया गया था और वहां पर भारत 155 देशों सहित हस्ताक्षरी है। इसमें जैव विविधता संरक्षण के लिए कुछ उपाय सुझाए गए हैं जो सभी देशों को अपने स्तर पर लागू करने हैं। उनमें से क्या उपाय हैं देखते हैं। संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने चाहिए। जातियों को विलुप्त होने से बचाने के लिए उपयुक्त योजनाएं बने और उनका प्रबंधन हो। खाद्यान्नों की किस्में, चारे संबंधी पौधों की किस्में, इमारती लकड़ी के पेड़, पशुधन, जंतु और उनकी वन्य प्रजातियों की किस्मों को संरक्षित करना चाहिए। चौथा, प्रत्येक देश को वन्य जीवों के आवास को चिन्हित कर उसकी सुरक्षा को सुनिश्चित करना चाहिए। प्रजातियों के पलने बढ़ने तथा विकसित होने के स्थान सुरक्षित और संरक्षित होने चाहिए। और छठवां, वन्य जीव और पौधों का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है वो नियमों के अनुरूप होना चाहिए। बच्चों, वैश्विक स्तर पर पारिस्थितिकीय संकटों का अध्ययन करने और उन पर सुझाव देने के लिए 1945 में इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज IUCN का गठन किया गया। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है। IUCN जंतु और पादप प्रजातियों की संरक्षण स्थिति को रेड लिस्ट के रूप में जारी करता है। आइए बच्चों, अब देखते हैं कि जैव विविधता को संरक्षित करने के लिए भारत सरकार ने क्या प्रयास किए हैं। भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार की प्रजातियों को बचाने, उनको संरक्षित करने और उनका विस्तार करने के लिए वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 पारित किया। इसका उद्देश्य है वन्य जीवों के अवैध शिकार को रोकना और उनके अवैध व्यापार पर रोक लगाना। इसका संशोधित नाम भारतीय वन्य जीव संरक्षण संशोधित अधिनियम 2002 रखा गया। यह अधिनियम जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को संरक्षण प्रदान करता है। सबसे पहले देखते हैं स्वस्थानीय संरक्षण। जैसे अगर आपको बाघ को सुरक्षित रखना है तो आपको पूरे जंगल को संरक्षित करना होगा। इस कार्य को स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। इस कार्य के लिए हमारे देश में 90 राष्ट्रीय उद्यान हैं, 448 वन्य जीव अभयारण्य हैं, 14
जीवमंडल संरक्षित क्षेत्र हैं और पवित्र उपवन हैं, जहां पर जैव विविधता को संरक्षित करने के प्रयास किए जाते हैं। विशिष्ट परियोजनाओं के बारे में जानते हैं जो हमारी भारत सरकार ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए लागू की। सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर, इसकी स्थापना 1973 में हुई और इसका उद्देश्य बाघों को संरक्षण प्रदान करना था। ये विश्व की सबसे बड़ी परियोजना है। इसका नेतृत्व कैलाश सांखला, जिन्हें टाइगर मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, ने किया था। बच्चों, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि भारत के जो बाघ हैं उनका लगभग 1/3 हिस्सा मध्य प्रदेश में पाया जाता है। मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में हर वर्ष नवंबर में मोगली महोत्सव मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य बच्चों में प्रकृति से सरोकार, स्नेह और अपनत्व की भावना को विकसित करना है। बच्चों, आपको जानकर हर्ष होगा कि दशकों भर लगातार गिरावट के बाद पहली बार बाघों की संख्या बढ़ रही है और ये सब भारत सरकार द्वारा किए गए अथक प्रयासों का ही प्रतिफल है। आइए बच्चों, आगे चलते हैं और हाथी संरक्षण परियोजना के बारे में जानते हैं। हाथियों के संरक्षण के लिए वर्ष 1992 में गजतमे नाम से हाथी संरक्षण परियोजना चलाई गई, जिसका शुभारंभ झारखंड के सिंहभूमि जिले से किया गया। इसे अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया। आइए आगे बढ़ते हुए गंगा नदी डॉल्फिन परियोजना के बारे में जानते हैं। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट टाइगर की तर्ज पर प्रोजेक्ट डॉल्फिन लॉन्च करने की घोषणा की थी। इस प्रस्तावित परियोजना का उद्देश्य डॉल्फिन को सुरक्षा प्रदान करना है। 5 अक्टूबर 2009 को डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। केंद्र सरकार ने 3 मई 2013 को जलीय जीव डॉल्फिन को नो ह्यूमन पर्सन का दर्जा प्रदान किया और ऐसा करने वाला भारत विश्व का चौथा देश है। नो ह्यूमन पर्सन का दर्जा मिलने के उपरांत बच्चों, डॉल्फिनों को कुछ विशिष्ट अधिकार मिल गए हैं, जैसे इनका उपयोग अब मानव के मनोरंजन के लिए नहीं किया जा सकता। आइए आगे चलते हैं बच्चों और परस्थानीय संरक्षण के बारे में जानते हैं। जब किसी प्रजाति पर विलोपन का खतरा या विलुप्ति का खतरा ज़्यादा होता है तो उसको त्वरित संरक्षण की आवश्यकता होती है, तब परस्थानीय संरक्षण काम में आता है। इसके अंतर्गत जंतु उद्यान, वनस्पति उद्यान, वन्य जीव सफारी पार्क, जीन बैंक ये प्रमुख भूमिका निभाते हैं और जैव विविधता को संरक्षित करने में मदद करते हैं। बच्चों, ऐसा नहीं है कि सभी कार्य वैश्विक स्तर पर या सरकार के स्तर पर ही किए जाएं। हम अपने स्तर पे भी ऐसे बहुत से कार्य कर सकते हैं जिससे जैव विविधता पे जो खतरे हैं वो कम हो और उनका संरक्षण किया जा सके। जैसे हम वनों की कटान पर रोक लगा सकते हैं, उसके लिए प्रयास कर सकते हैं। ये ना कर सकें तो हम ज़्यादा से ज़्यादा पौधे रोपित कर सकते हैं। जैसे राजस्थान का पिपलांतरी गांव है, यहाँ पर जब किसी बेटी का जन्म होता है तो यहाँ पर 111 पौधे रोपित किए जाते हैं और उनको संरक्षित करने का संकल्प लिया जाता है। ये बहुत अच्छी पहल है। इसी प्रकार सालूमारदा थिमक्का, ये जब स्वयं मां न बन सकी तो इन्होंने वृक्ष को रोपित करने का ही बीड़ा उठा लिया और ये अब तक लगभग 8000 पौधों का रोपण कर चुकी हैं। इसीलिए इन्हें वन माता के नाम से भी जाना जाता है। तो बच्चों, इस प्रकार के प्रयास हम कर सकते हैं। बच्चों, प्राकृतिक संपदा अपार है और इसे पृथ्वी ने हमारे हित के लिए ही निर्मित किया है, लेकिन इसका मूल्य हमें स्वयं ही समझना होगा। तभी इस अद्भुत, अनुपम और सुंदर प्रकृति का आनंद हम स्वयं भी उठा सकेंगे और आने वाली पीढ़ियों को भी सुख सुकून भरी जिंदगी की विरासत दे सकेंगे। तो बच्चों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है
कि आप ये सब कुछ समझ गए होंगे और अपने स्तर पर जैव विविधता को संरक्षित करने के सभी उपाय करेंगे। अब अंत में बच्चों, ये आपका गृह कार्य है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लें और इसको हल करने की कोशिश करें। यदि कोई दिक्कत आए तो वीडियो को फिर से देखें, अवश्य ही आपकी सभी दिक्कतों का समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।